गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 23 पे हम पहुंच चुके हैं और यहां पर द हिंदू पीआईबी की जो करंट अफेयर्स हैं इसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आप मुझे @prince_लूथरा पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्जाम्स। यहां पर जो 10 एरियाज को हम कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो यहां पर जो डिस्कशन हमारा होने वाला है वो वेरियस 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अभी करंट अफेयर्स में न्यूज में थे उनको लेकर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एड हॉक जजेस के बारे में जानेंगे। आज मेंस का क्वेश्चन भी आपका यहीं से बनेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम को लेकर एक क्वेश्चन है। कोल गैसिफिकेशन, सिविल सर्विसेज डे को डिस्कस करेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, देन आपका बाओ कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे। वैक्सीन के बारे में डिस्कशन होगा हमारा। देन हमारा डिस्कशन होगा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के बारे में। USCIRF के बारे में डिस्कस करते हुए हम कॉडेक्स कमेटी पे जाएंगे और यहां पर हमारा डिस्कशन जो है वो हम इसके बाद रिविजन जो है वो करने वाले हैं। चलिए, आपके पास रिवीजन के लिए इस तरीके के वीडियोस आ रहे होंगे, उसे प्लीज रिवाइज जरूर करिएगा। एट द सेम टाइम जो आंसर मैं आपको देता हूं वहां पे रिकॉल करना काफी जरूरी है, मतलब आंसर को पहले ही देना जरूरी है और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिएगा। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दिए हैं, इट मींस आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई है। लेकिन अगर मॉक टेस्ट अभी भी नहीं दे रहे, आई सजेस्ट यू कि अपना मॉक टेस्ट जो वो देना जरूर शुरू करें। डेली बेसिस पे डेली आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ले लीजिए। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट को जरूर करिएगा। एक दिन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा और दूसरे दिन उसे एनालाइज जरूर करिएगा। ठीक है, अगर एक दिन में कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एक एस्पिरेंट हैं सुमित, उन्होंने मुझे बताया था कि सेम डे मॉर्निंग में वो मॉक टेस्ट कर लेते हैं और फिर शाम को या रात को उसे एनालाइज करते हैं। तो वो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, उस तरीके से आप चल सकते हैं। इससे क्या होगा, एग्जाम आने से पहले 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपके रेडी हो जाएंगे, उनका एनालिसिस भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बिकॉज 50 मॉक टेस्ट मींस कि आपने 5000 क्वेश्चन यहां पे कर लिए। वैसे भी पिछले 1 साल से आप लोग क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। डेली हम 10 एमसीक्यूज जो है वो तो कम से कम डिस्कस करते हैं और कई बार 10 से ज्यादा एमसीक्यूज जो वो भी हमारे हो जाते हैं। मैराथन सेशंस भी आप करते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस जो है आपकी वो काफी अच्छे से हो चुकी है। लेकिन मॉक टेस्ट सीरीज लगाना, इसको एनालिसिस करना और साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंकिंग को जानना काफी जरूरी है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि 50 डेज रिवीजन सीरीज कब स्टार्ट होगी। सो द सीरीज इज ऑलरेडी स्टार्टेड, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लीवे रखा है कि अभी एग्जाम में आपके पास टाइम है। लेकिन हम सिर्फ 50 डेज जो 50 डेज रहते होंगे तभी इस रिवीजन सीरीज को शुरू करें। उससे बेटर ये होगा कि जब आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, जैसे कि अभी आपके पास अराउंड 65 डेज का टाइम आपके पास है, तो 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। देखिए, इसमें वही स्टूडेंट एनरोल करें, एक तो जो 2021 के लिए एग्जाम लिखने जा रहे हैं, सेकंड जिन्होंने उतने बेहतर तरीके से तैयारी उनको लगता है कि उनकी नहीं हुई है, जो जो चीजें उनको पढ़नी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, एक क्रैश कोर्स के तौर पे आखिरी दिनों में आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने जो करंट अफेयर्स है वो नेटमॉक से स्टडी करे हैं, काफी सारे स्टैटिक पोर्शन भी यहां से कवर किया है, तो रिवीजन पर्सपेक्टिव से ये सीरीज आपको काफी हेल्प करने वाली है। सो जो लोग क्रैश कोर्स के तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आखिरी के दिनों को यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो इस सीरीज से उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और यहां पर आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छे से हो जाएगी। चलते हैं अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड के ऊपर, जो कि है सेट द टारगेट। यहां पे आप अपने लिए एक टारगेट को सेट करेंगे कि कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के जो हमारा वीडियो है 10 एमसीक्यूज के अंदर आप स्कोर करने वाले हैं। 6 अच्छे से ज्यादा स्कोर करते हैं देन यू विल बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर रहता है देन यू विल बी इन द डेंजर जोन। तो आपको बताना है यहाँ पे कितना स्कोर आप करने वाले, टारगेट को सेट करिए और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें कमेंट सेक्शन के अंदर और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करिएगा। चलिए, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टारगेट सेट करने के बाद 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते जाएंगे और यहां पर आप उसे सोल्व करते जाइएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस अभी न्यूज में थे, देख लेते हैं। इनको लेकर पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट जो है उसको देखने से पहले हमें यहां पर टॉपिक को अंडरलाइन करना है। जो चीज हमसे पूछी जा रही है उसे अंडरलाइन करना काफी जरूरी है और क्या चीज की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अंदर, सही पूछा है या गलत पूछा है, वो भी आप सर्कल में जरूर डालिएगा। चलिए, पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 224A। आर्टिकल 224A के अंतर्गत इनको अपॉइंट किया जाता है। द एड ऑफ जजेस मे हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस। पेंडेंसी को कम करने में एड हॉक जजेस जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। चलिए, देखिए, तो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया और बेसिकली एड हॉक जजेस को अपॉइंट करने में एक परेशानी आ रही थी, वो परेशानी को दूर करते हुए जो अपॉइंटमेंट है रिटायर्ड जजेस की एज एड हॉक जजेस इन हाई कोर्ट्स,
उनको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दी है। अब आर्टिकल 224A के अंतर्गत जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यूज किया जा सकेगा, एड ऑफ जजेस, रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जा सकेगा, ताकि जो बैकलॉग केसेस का बढ़ता जा रहा है, जो हमारी कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, आप जानते हैं कि लाखों केसेस हमारे कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उनको अभी जो डिस्पोजल है उनका वो किया जा सकेगा। आर्टिकल 224A जो है इट इज यूज्ड रेयरली, ऐसा नहीं है कि कभी भी इसको इस्तेमाल कर दिया जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर जब इस तरीके से पेंडेंसी बढ़ती है या फिर कोई और ऐसा रीजन होता है जहां पे हमें रिटायर्ड जजेस की हेल्प की जरूरत पड़ती है, वो हम लेकर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एड ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। इट सेज द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट मे एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट जो है वो बिल्कुल प्रायोरिटी है यहां पर। तो प्रेसिडेंट की कंसेंट अगर होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो किसी भी वक्त रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ अ जज, जो पहले जज रह चुके हैं कोर्ट के अंदर, उनको यहां पर, और कोर्ट कौन सी, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई जज रह चुके हैं उनको यहां पर कहा जाता है, ये ऑफर किया जाता है दैट आप एड ऑफ जज का जो पोस्ट है वो ले सकते हैं, और जो ये हमारी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है उसको कम करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो यहां पर दे आर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 224A, बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड की बात करें, एड ऑफ जजेस में हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेंडेंसी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। एड ऑफ जजेस से आगे बढ़ते हुए चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर देख लेते हैं किस चीज के बारे में बात करी जा रही है। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली एक कंट्री ने अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम जो है वहां से ये विड्रॉ करेंगे। तो आपको उस कंट्री का नाम बताना है। तो कौन सी कंट्री ने अभी अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम जो है, जो शुरू किया गया था, उसमें से वो विड्रॉ करने वाले हैं? क्या रशिया विड्रॉ कर रहा है, यूएस विड्रॉ कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, या फिर इजराइल कर रहा है? जल्दी से बताएं। चलिए, तो ये जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, इट वाज लॉन्च्ड इन 1998, जिसमें कि रशिया, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल थे। और आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो था ये कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया था। रशिया स्पेस एजेंसी ने कहा है बेसिकली कि वो अपने ऑर्बिटल स्टेशन को 2025 तक लॉन्च करने वाले हैं, और इसी वजह से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम जो है इसमें से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन का काफी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि रशिया ने इसमें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट किया है स्पेस सेक्टर के अंदर। और अभी जब ये विड्रॉ हो जाएंगे तो ये जो एग्जांपल है अपने आप खत्म हो जाएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज एरियाज। क्योंकि वैसे आप देखेंगे रशिया की वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ज्यादा बनती नहीं है, खासतौर पर यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द एरियाज स्पेस सेक्टर के अंदर जहां पर दोनों कंट्रीज ने काफी अच्छे से कोलैबोरेट भी किया था और पिछले काफी सालों से करते भी आ रहे थे। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। अब रशिया जो है अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यहां पे छोड़कर जो अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन है उसे 2025 तक यहां पर लाने की सोच रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन बात करता है वेरियस स्टेटमेंट्स को देकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। कोल गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू सिंथेसिस गैस। तो यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोल को सिंथेसिस गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, हो सकता है। सिन गैस कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर। तो सिन गैस क्या होती है? इट कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। अलग अलग एरियाज में सिन गैस को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, केमिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, या फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करना है। यहां पर क्या सिन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये सही एप्लीकेशन है इसकी? बताइए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कैबिनेट ने अप्रूव किया है अभी एक्सक्लूसिव सब्सिडी पॉलिसी फॉर यूरिया प्रोड्यूस थ्रू कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन जो कि आपका तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा लेकर आया गया है, उसके ऊपर सब्सिडी पॉलिसी का अप्रूवल जो है वो कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। यूरिया जो है आप जानते हैं कि वाइडली यूज किया जाता है इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर के तौर पे, और कोल गैसिफिकेशन इसी को लेकर न्यूज में था। कोल गैसिफिकेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोल को सिंथेसिस गैस, जिसको कि सिन गैस भी कहा जाता है, सो सिंथेसिस गैस को आप शॉर्ट में सिन गैस भी कहते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। बात करी जाए इसके अंदर एप्लीकेशन की, तो यहां पे जो सिन गैस की एप्लीकेशन दी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर फर्टिलाइजर तक, केमिकल प्रोडक्ट्स तक भी इस सिन गैस से क्रिएट किए जा सकते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो आपकी सिन गैस है जिसे सिंथेसिस गैस कहते हैं, ये बेसिकली हाइड्रोजन का, सो H2 हाइड्रोजन, और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO
और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका मिक्सचर होती है, ठीक है। और इस मिक्सचर से आप फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सिनगैस से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहां पर कुछ और चीज आपसे पूछना चाहता हूं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट सिविल सर्विस डे? नाउ इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। हो सकता है प्रीलिम्स में ना सही इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, और वहां पर अगर नहीं पता होगा तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर जल्दी से बताएं कब हम सिविल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इसे सेलिब्रेट किया गया है। इट इज सेलिब्रेटेड एज एन ओकेजन फॉर द सिविल सर्वेंट्स, ताकि वो अपने आप को रीडेडिकेट कर सके। किस चीज के लिए? यहां हमारी कंट्री जो है देश के लोगों के लिए, देश के लिए उनका जो कमिटमेंट है वो इसको रिन्यू कर पाए और अपने वर्क के अंदर और भी एक्सीलेंस को ला पाए। इस वजह से बेसिकली कमेमोरेट करने के लिए, याद दिलाने के लिए सिविल सर्विसेज डे जो है ये 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर प्रीलिम्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि इसकी महत्वता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके लिए वेट करिएगा। प्रीलिम्स का आज का जो क्वेश्चन है वो आपका यहीं से बनने वाला है। इस डेट को चूज किया गया था टू कमेमोरेट द डे जब पहली बार हमारे जो होम मिनिस्टर थे, पहले होम मिनिस्टर कौन थे हमारे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमने कल भी इनके ऊपर एक क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था, और यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने जो पहले 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस इंडिया के जो पहले प्रोबेशनर्स थे उनको यहां पर एक आप कह सकते हैं कि लेक्चर दिया था, एक ब्रीफिंग दी थी, और वो दी गई थी मेटकाफ हाउस दिल्ली के अंदर, ठीक है। और जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है उसके तौर पे भी रेफर किया जाता है। ये सब चीजें तो आप जानते हैं, लेकिन इस डेट को मत भूल जाइएगा। हो सकता है ये आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ ली जाए, जस्ट एज अ रैंडम फैक्ट चेक, ठीक है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इसमें एसोसिएशन है वो भी ध्यान रखिएगा। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं यहां पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। अभी एक कमेटी बनाई गई है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को रिव्यू करने के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के लिए आरबीआई ने इस कमेटी को अपॉइंट किया है। आपको बताना है उस कमेटी का नाम क्या है। सुदर्शन सिंह कमेटी को लेकर आ रहे हैं, सुब्बाराव कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी, या फिर बेमन चलान कमेटी। तो आरबीआई ने इस कमेटी को सेटअप किया है ताकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की वर्किंग को रिव्यू किया जा सके। साथ ही साथ जो जो गाइडलाइंस और गाइडेंस एआरसी को दी गई है वो सही तरीके से, उस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो जो रिकमेंडेशन दी गई है उस तरीके से एआरसी काम कर रही है या नहीं कर रही, उसको लेकर भी यहां पर रिव्यू जो है वो किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। आंसर हमारा यहां पे है सुदर्शन सिंह कमेटी। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो वैसे अगर पूछा जाए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या होता है, यहां पर जो बैंक्स होते हैं उनके यहां पे जो एनपीए का जो नंबर है, जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है, वो एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अलॉट कर दिए जाते हैं। और यहां पर एक फिक्स अमाउंट को डिस्कस कर लिया जाता है। बैंक्स और एआरसी के बीच में अमाउंट डिस्कस हो जाता है कि ठीक है, आप ये जो एनपीएस हैं या फिर जो हमारे डेटर्स हैं उनको रियलाइज करें, 25% पैसा हम आपको देंगे, रिमेनिंग पैसा आप हमें दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे जो आपके डेटर्स होते हैं वो यहां पर बैंक्स के द्वारा अलॉट किए जाते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को पैसे को रिकवर करने के लिए। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो अपनी तैयारी है वो बिल्कुल जल्दी से शुरू कर दीजिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इवन दो यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी सीरीज, किसी भी सीरीज में आप एनरोल नहीं भी है, तो ये चीज जरूर करिएगा, शुरुआत अपनी आप एनसीईआरटी से करिएगा। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कवर करिएगा, एंड देन वन बाय वन जो आपकी बुक्स हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर बताई हैं, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी थी, जिसके थ्रू मैंने भी इस एग्जाम को क्रैक किया, वो आप वन बाय वन स्टडी करना शुरू करिएगा। लेकिन सबसे पहले जो नंबर आएगा वो एनसीईआरटी का आएगा, वही का वही पैटर्न कि पहले एनसीईआरटी, फिर आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे, मेंस की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे। ये सभी चीजें आपको क्रैक यूपीएससी एग्जाम 100 डेज की सीरीज, 200 डेज की सीरीज के अंदर मिल जाती है। बिकॉज यहां पर ये दो क्रैश कोर्स जो है वो क्रिएट करे गए हैं, जिससे कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं उसको पहले कवर किया जाता है, एंड देन वन बाय वन जैसे स्टेप्स होते हैं आपके, डे 1 में आपको असाइनमेंट मिलते हैं, डे 2 में असाइनमेंट मिलते हैं, डे 3 में, इस तरीके से 200 डेज के अंदर जो असाइनमेंट्स है उसके थ्रू आपका यूपीएससी का सिलेबस जो है वो कवर कराया जाता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी यूपीएससी एग्जाम के बारे में आइडिया नहीं है, आपने एनसीईआरटी के बारे में भी नहीं पढ़ा है, और एक आप फाउंडेशन से इसको एक बेसिक लेवल से जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन एनरोल इन मिशन यूपीएससी 2022 का जो हमारा कोर्स है exam.network.com के ऊपर। तो 2022 के लिए अभी आपको लग रहा होगा टाइम ज्यादा है, बट आई विल सजेस्ट यू कि एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करें। अगर कोर्स में एनरोल्ड नहीं भी है तो भी मैं आपको ये कहूंगा कि अपनी एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना शुरू करें, डेली बेसिस पर मैप्स को देखना शुरू करें, और इसी तरीके से जैसे मैंने यहां पर आपको डेली बेसिस पे जो असाइनमेंट्स देता हूं मैं आपको,
इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर, उस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अपने आप को असाइनमेंट्स देना शुरू करें और डेली बेसिस पे उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट भी करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि पूछ रहा है वेयर द बाओ कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज। तो इसे कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया बाओ कॉन्फ्रेंस को? रशिया के अंदर, साउथ कोरिया, जापान या फिर चाइना के अंदर। ठीक है, अभी ओपनिंग सेरेमनी जो थी बाओ फोरम की फॉर एशिया BFA एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021, इसे रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। कहां पर किया गया वो आपको बताना है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। BFA दिस ईयर इज सेलिब्रेटिंग इट्स 20th एनिवर्सरी। तो यहां पे जो BFA दैट इज बाओ एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है, या फिर कहें बाओ फोरम फॉर एशिया जो है, वो यहां पर अपनी 20वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रही है। और 20वीं सालगिरह होने की वजह से, 20वीं एनिवर्सरी होने की वजह से ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन चाइना, चाइना के हाइनान प्रोविंस के अंदर, चाइना के हाइनान प्रोविंस के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो फोरम है इसके अंदर 2500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 60 से ज्यादा कंट्री से यहां पर शिरकत करेंगे। ठीक है, इस साल का अगर कोई मुझे थीम भी बता सकता है तो प्लीज बताइएगा, बिकॉज दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो थीम बताइए जल्दी से। यहां पर थीम हमारा है अ वर्ल्ड इन चेंज, A world in change, join hands to strengthen global governance and advance Belt and Road cooperation। ठीक है, अब चाइना में हो रहा है तो बेल्ट एंड रोड के बारे में तो वो बात करेंगे ही, और इसी वजह से इसको थीम में भी लिया गया। A world in change is the theme, join hands to strengthen global governance and advance Belt and Road cooperation। ध्यान रखिएगा, तो थीम भी बता दिया, और वैसे यहाँ पे जो लोकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया, हिनान प्रोविंस के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी गई है। चलिए, बाओ फोरम फॉर एशिया। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें भी जान लेते हैं बाओ के बारे में। जो आपका BFA है, ये एक इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कि जॉइंटली इनिशिएट किया गया था 26 मेंबर स्टेट्स के द्वारा। और इसे कब शुरुआत करी गई थी इसकी? 2001 के अंदर। ठीक है, अभी जो इसके मेंबर्स हैं उसकी संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या इंडिया इसका मेंबर है? क्या इंडिया BFA का मेंबर है? यस या फिर नो, ये बताइए क्या आंसर होगा। क्या इंडिया BFA दैट इज बाओ फोरम फॉर एशिया का मेंबर है या नहीं? सो आंसर इज यस, इंडिया इज अ मेंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द न्यू वैक्सीन प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म इन्वेंटेड बाय डॉक्टर स्टीवन एल ज़ाइग्नर। पहली स्टेटमेंट कहती है दिस कैन इंस्ट्रक्ट द इम्यून सिस्टम हाउ टू माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वायरस। तो ये बेसिकली इम्यून सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करती है कि किस तरीके से हमें अपने इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करना है, increase for the virus. The vaccine targets a part of the virus spike protein called the fusion peptide। ये जो वैक्सीन है टारगेट करती है एक पर्टिकुलर पार्ट को, जो कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन है, जिसको कि फ्यूजन पेप्टाइड कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो सकती हैं, गलत हो सकती है, सोचिए जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए, न्यू वैक्सीन प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म जो है उसे डॉक्टर स्टीवन एल ज़ाइग्नर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से आते हैं, उनके द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें बेसिकली क्या होता है, DNA को सिंथेसाइज किया जाता है दैट डायरेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ पीस ऑफ द वायरस। नाउ ये जो है इम्यून सिस्टम को इंस्ट्रक्ट भी करता है कि कैसे हमें अपने इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करना है जब भी वायरस जो है उससे कांटेक्ट होता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ बात करी जाए यूजिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म, साइंटिस्ट ने डेवलप करी कोविड-19 वैक्सीन, जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोटेक्शन को ऑफर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ प्रेजेंट कोरोना वायरस जो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब जानते हैं कि अब अलग अलग स्ट्रेन्स जो है वो कोविड के आ रहे हैं, म्यूटेंट्स जो है वो इसके आ रहे हैं, और उनके अगेंस्ट में भी जो प्रोटेक्शन है वो इसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। वैक्सीन जो है वो टारगेट करता है अ पार्ट ऑफ द वायरस स्पाइक प्रोटीन, जिसको कि फ्यूजन पेप्टाइड कहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है, लेकिन अभी इतनी न्यूज में क्यों है ये पर्टिकुलर वैक्सीन? क्योंकि इसके द्वारा जो कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 कोरोना वायरस है, उसके जो स्ट्रेन्स हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, और इवन फ्यूचर के अंदर भी जो स्ट्रेन्स आएंगे, उनको यहां पर टारगेट करके खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट वैक्सीन इन डेवलपमेंट टारगेट दे ईदर लाइक टारगेट करती है एंटायर स्पाइक प्रोटीन को, और जस्ट द रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जैसे कि RBD कहा जाता है। लेकिन ये जो वैक्सीन है, जब म्यूटेंट्स आते हैं वहां पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वीक हो जाती है, नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाती। इसी वजह से कुछ ऐसी वैक्सीन की जरूरत थी जो कि आपके नए नए स्ट्रेन्स आते हैं या म्यूटेंट्स होते हैं, तब भी बेहतरीन तरीके से काम कर सके, जो कि यहां पर डॉक्टर स्टीवन एल ज़ाइग्नर के द्वारा कहा गया है कि इनकी जो वैक्सीन है वो ना ही सिर्फ एग्जिस्टिंग कोविड बट
आने वाले जो स्ट्रेन है उनके अगेंस्ट में भी बेहतर तरीके से काम करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बात कर रहा है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के बारे में। ये किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, यूएससीआईआरएफ के द्वारा, यूएनजीए के द्वारा, यूएनएससी के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, तो यूएससीआईआरएफ का मतलब है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। उन्होंने रेकमेंड किया है फॉर द सेकंड ईयर इन द रोड टू पुट इंडिया ऑन अ लिस्ट फॉर द वर्स्ट वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन 2020। तो यहां पे कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इसे कहा जाता है, सीपीसी। ठीक है, तो यहां पे सेकंड टाइम, लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सेकंड टाइम इंडिया को इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर रखा गया है। और यहां पे इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अंदर हमें रखा गया, इट शोज कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम उतनी ज्यादा नहीं है, ऐसा यूएस के द्वारा कहा जा रहा है। अर्लियर द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इन इट्स 2020 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट पॉइंटेड आउट सेवरल ह्यूमन राइट इश्यूज इन इंडिया। नाउ आई एम लाइक टेलिंग यू दिस थिंग अगेन कि क्योंकि ये यूएस के द्वारा निकाली गई है, देयर आर सच रिपोर्ट जो कि अलग अलग कंट्रीज जो है एक दूसरे को टारगेट करने के लिए भी निकालती है, और वहां पर उन्हीं कंट्रीज को टारगेट किया जाता है जो कि आपके हिसाब से नहीं चल रही होती है। तो यहाँ पे जो रैंकिंग होगी, अब यूएस ने अपनी रैंकिंग जो है, या फिर ऐसी कंट्रीज जो कि इसकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिसको ये बेटर रैंकिंग देना चाहता था वो दी होगी, लेकिन जो कंट्रीज ऐसी हैं जिसको कि टारगेट करना है वहां पर रैंकिंग जो है वो कम भी करी जा सकती है। और अगर हम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की बात करें, इसमें तो बेसिकली एक लिस्ट बनाई जाती है जिसके अंदर वेरियस कंट्रीज को रखा जाता है। तो यहाँ पे इंडिया को उस लिस्ट के अंदर रखा गया है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, यूएससीआईआरएफ के द्वारा इस रिपोर्ट को लेकर आया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बात कर रहा है यूएससीआईआरएफ के बारे में। दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, देख लेते हैं वन बाय वन। पहली स्टेटमेंट कहते हैं यूएससीआईआरएफ 2021 एनुअल रिपोर्ट असेस रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन। तो जो इसकी रिपोर्ट है वो रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन को चेक करती है, असेस करती है और उसके हिसाब से ही लिस्टिंग करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। जो रिपोर्ट है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा वो निकाली गई है, दैट प्राइमरली फोकस ऑन 2 एरियाज। नंबर 1 जिस एरिया पे फोकस किया जाता है वो है सीपीसी, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, दैट इज डेजिग्नेटेड बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अ नेशन। और यहां पर उन कंट्रीज को लिया जाता है जहां पे रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड जो फैक्टर है वो है स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्री का। इसके अंदर क्या होता है, यहां पर सेवरल रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन जो है वो देखे जाते हैं। सो सीपीसी क्राइटेरिया के अंदर तो ये नहीं आती, ये जो कंट्री सेकंड कैटेगरी के अंदर है, लेकिन फिर भी काफी सारे वायलेशन जो है वो इसके अंदर देखे जाते हैं। इंडिया को जो है वो सीपीसी के अंदर रखा गया, ध्यान रखिएगा, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, उससे पहले यहाँ पे एक बार हम आंसर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, इसके अंदर रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन के बारे में डिस्कशन किया जाता है, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है, दैट इज इन वॉशिंगटन डीसी। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बात करता है कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स के बारे में। CCSCH इज इनॉग्रेटेड बाय, किसके द्वारा CCSCH जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है? क्या FCI के द्वारा किया है, FSSAI के द्वारा, FAO के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए। यहां पर CCSCH दैट इज कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइस एंड कुलिनरी हर्ब्स जो है इसे CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया था। तो CAC के अंतर्गत बनाया गया था किसको, CCSCH को। ठीक है, और अभी यहां पर रिसेंटली जो इनॉग्रेट किया गया है इसका 5वां सेशन, 5th सेशन जो था उसको इनॉग्रेट किया गया है, और ये किया गया है किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 5वां सेशन जो है वो इसका इनॉग्रेट किया गया। सो आंसर विल बी बी। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और अभी हम रिवाइज करेंगे, फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ पे एक्टिव रिवीजन जो है उसे शुरू करते हैं। जो भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं उसके कंसर्निंग जो भी चीजें मैं आपसे पूछता हूं उसके आंसर करिएगा, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उसको भी यहाँ पर जरूर आंसर करिएगा। सबसे पहले हमने एडहॉक जजेस के बारे में पूछा था, जल्दी से बताएं किस चीज के लिए, क्या ऐसी
जरूरत पड़ गई कि हमें अब एडहॉक जजेस जो है उनको यहां पर डिप्लॉय करना पड़ रहा है। आर्टिकल 224A के अंदर हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, रेयर केसेस में ऐसा किया जाता है, लेकिन अभी जो है ऐसा किया जा रहा है। इसके अंदर प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, वो भी हमने देख लिया था। पेंडेंसी ऑफ द केसेस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं काफी सारी पेंडेंसी जो है वो यहां पर बढ़ चुकी है और बढ़ती और भी जा रही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और वहां पर देख लेते हैं कि क्या चीज आपसे पूछी जाएगी। बी रेडी टू गिव द आंसर्स, उसे रिवाइज करने के लिए रेडी रहिएगा। तो मैंने आपसे पूछा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कौन एग्जिट कर रहा है, किसने यहां पर अपना खुद का इस तरीके से एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात करी है, उस कंट्री का नाम बताएं। यहां पर अगर आप देखेंगे रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में काफी टाइम से एटलीस्ट स्पेस सेक्टर के अंदर कोलैबोरेशन जो था वो देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी रशिया ने कब तक बनाने के लिए कहा है। बेसिकली रशिया ने कहा है कि जो यहां पर ये होप कर रहा है इसका अपना ऑर्बिटल स्टेशन जो है 2025 में मॉस्को जो है कंसीडर कर रहा है विड्रॉ करने के लिए, और 2025 तक ये अपना जो स्पेस स्टेशन है उसको लेकर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने यहां पर डिस्कशन किया था आपसे कोल गैसिफिकेशन के बारे में। सिनगैस की एप्लीकेशन मुझे बताएं, एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जा सकता है कि सिनगैस की एप्लीकेशन क्या है। जब कोल गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें कोल को हम सिंथेसिस गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अभी यूरिया को लेकर ये न्यूज में था, और जो आपकी सिनगैस है, जो सिंथेसिस गैस जो आपकी होती है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आपके होते हैं, जिसमें कि आपका हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें एप्लीकेशन में हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेके फर्टिलाइजर को लेकर आया जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है यहाँ पर व्हेन डू वी सेलिब्रेट सिविल सर्विसेज डे। ये नंबर जो है, ये डेट जो है आपको याद होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स में ना से दूसरे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर इट इज सेलिब्रेटेड एज एन ओकेजन फॉर द सिविल सर्वेंट्स, ताकि वो रीडेडिकेट कर सके अपने आप को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहला 1947 में इस तरीके का जो एक प्रोबेशनर्स को यहाँ पर एक आप कह सकते हैं एक ब्रीफिंग जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दी गई थी मेटकाफ हाउस के अंदर। ठीक है, चलिए 21 अप्रैल इज द डेट, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, जो कि एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर है। क्या ये काम करती है वो मैं आपको बता चुका हूं। जल्दी से मुझे कमेटी का नाम बताइए। और यहां पर मैंने आपको जो आपके एनपीएस हैं उसके बारे में बताया था कि जो डेटर्स हैं उनको अलॉट किया जाता है एआरसीज को, ताकि कुछ पैसे को रियलाइज किया जा सके। चलिए, आरबीआई के द्वारा इस कमेटी को बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जा सके एआरसी का, किस तरीके से ये जो एआरसी है काम कर रही हैं और जो टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन इनको दी जाती है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज और 200 डेज की जो सीरीज है हमारी, दीज आर द क्रैश कोर्सेज जिसके आप अंदर एनरोल करा सकते हैं। और अपकमिंग 2022 का जो एग्जाम है उसके लिए यहाँ पर डे वाइज आपको जो असाइनमेंट्स है वो दिए जाएंगे। तो डेली बेसिस पे जो आपका 2022 का एग्जाम है, डेली आपको यहाँ पर जो असाइनमेंट्स हैं प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर वो दिए जाने वाले हैं, जिससे आपकी प्रीलिम्स मेंस की तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर 200 दिन तक आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको 500 डेज तक असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं। एंड 2023 में जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है, डेली बेसिस पे आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो इसके अंदर आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो बेसिकली आपको फायदा क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे आपको जो सोचना नहीं पड़ रहा है कि मुझे क्या शेड्यूल बनाना है, क्या पढ़ना है, 2022 हो या 2023 हो, उसके अंदर डेली बेसिस पे आपको जो तैयारी है, जो आपको वीडियोस हैं वो शो किए जा रहे हैं, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, आपको मेंस का आंसर प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहां पर बॉ कॉन्फ्रेंस के बारे में था, और यहां पर ये कहां पर कंडक्ट किया जा रहा है, चाइना की किस जगह पे, ये बताइएगा। चाइना के हाइनान प्रोविंस के अंदर। दिस इज कॉल्ड द बीएफए। क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दिस इज कॉल्ड द बीएफए, दैट इज बॉ फोरम फॉर एशिया। ठीक है, अभी इसकी 20वीं एनिवर्सरी है, इसी वजह से आपके एग्जाम के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन जो था, इससे आगे बढ़ते हुए हमने बीएफए के बारे में डिस्कशन किया था, और यहाँ पे इंडिया इसका मेंबर है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के अंदर डॉक्टर स्टीवन एल ज़ाइक्नर जो थे वो एक इस तरीके की वैक्सीन लेके आए, जिससे कि आज जो कोविड के स्ट्रेन्स हैं उसके अलावा जो फ्यूचर में स्ट्रेन्स हो सकते हैं उससे यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है। किस तरीके के प्रोटीन को ये टारगेट करता है, जल्दी से बताएं। उस प्रोटीन का नाम मैंने आपको बताया था। चलिए, तो यहाँ पे फ्यूजन पेप्टाइड जो है वो ध्यान रखिएगा। देन हमने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा लेकर आई जाती है ये बताइएगा। USCIRF वाज द करेक्ट आंसर। इंडिया को क्या सीपीसी में रखा गया ये बताइए। क्या कंट्री और पर्टिकुलर कंसर्न में इंडिया को रखा गया? सो द आंसर इज यस।
इसके अंदर जो USCIRF है 2021 की जो एनुअल रिपोर्ट है असेस करती है रिलीजियस फ्रीडम को, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन DC के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 वो था कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स के बारे में। इसको इनॉग्रेट किया गया FSSAI के द्वारा, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अंतर्गत आता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 5वां सेशन इसका जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और 10 क्वेश्चंस के बाद अभी मार्क्स से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि PCS के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपके काफी मैसेजेस आते हैं कि आप UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो PCS या फिर EPFO एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए करंट अफेयर्स में दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू। आप UPSC के लिए तैयारी करें या फिर PCS के लिए तैयारी करें। और यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके के जो मैसेजेस है मैं आपको टाइम टू टाइम शो भी करता रहूंगा, जहां पर स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिली है अपने अपने एग्जाम्स के अंदर। प्रीलिम्स के लिए आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, विच इंडियन स्टेट टच द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर्स। तो कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जो कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे राज्यों के बॉर्डर को टच करता है, उसका नाम बताइएगा, और नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि वो टच करता है वो भी बताइएगा। नेक्स्ट मेंस का जो क्वेश्चन है वो है, आर कोर्ट्स आर फेसिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हमारी कोर्ट्स के अंदर बढ़ती जा रही है, जिससे कि जो जस्टिस डिले इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड हो जाता है, वो हम यहां पर फेस कर रहे हैं। तो उस चीज को कैसे दूर करना है वो आप बताएंगे। देन इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली कि सिविल सर्विसेज डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तब देखते हैं कि आप क्या आंसर करते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, नंबर आप बता देंगे 21 अप्रैल, लेकिन क्या आपको उसकी सिग्निफिकेंस पता है। लेट्स सी आप क्या आंसर करते हैं। और यहाँ पे मेंस और इंटरव्यू के ग्रुप्स के अंदर अपने अपने आंसर्स को सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी कोर्स आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं exam.network.com पे जाकर कर लीजिएगा। देखिए राइट नाउ when you are preparing for UPSC examination, the most important thing जो आपके पास होती है वो है आपका टाइम, और उसी को ही आपको वेस्ट नहीं जाने देना है। सो एनरोल इन द कोर्स, उसे करना शुरू करें। एनरोल नहीं भी करते हैं तो मैंने आपको बताया कि NCERTs पढ़ना शुरू करें, और फिर बेसिक बुक्स जो है डेली बेसिस पे, जैसे मैंने इनके अंदर आपको 100 दिन हो, 200 दिन हो, 500 दिन हो या 1000 दिन हो, ये मैंने आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स जो है वो देने शुरू करें। उसी तरीके से आप अपना शेड्यूल जो है बना सकते हैं और डेली बेसिस पे अपने आपको असाइनमेंट्स देकर वो एरिया को कवर कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज डेली बेसिस पे जब मैं इस तरीके के कोर्सेज बनाता हूं तो उसमें मेरा मकसद यही होता है कि ताकि आपका कोई भी दिन जो है वो वेस्ट ना जाए, आपको शेड्यूल बनाने के बारे में सोचने के बारे में जरूरत ही ना पड़े, ताकि जो चीजें मैं आपको यहाँ पे दूं, वीडियोस, आपके जो नोट्स होते हैं, डेली बेसिस पे MCQs प्रैक्टिस जो होती है, मेंस आंसर राइटिंग होती है, वो आपकी यहां पर हो जाए और आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई करने में हो, ना कि ये सोचने में कि आज क्या पढूं और कल क्या पढूं। तो जब भी आप खुद तैयारी करेंगे तो इस तरीके का शेड्यूल जरूर बनाएगा, अदरवाइज आप एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर जो मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अपने मार्क्स को लिख दीजिए, कितना आपने स्कोर किया है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, और यहाँ पे कितना टारगेट सेट किया वो भी आप चाहें तो बता सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझसे जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको PDF भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। नाउ सी यू एट 8 PM, जहां पे हम 10 नए और MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। टेक केयर। अगर वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प किया है तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज दैट विल हेल्प सो मेनी अदर स्टूडेंट्स जहां पर ये वीडियो शो होना शुरू हो जाएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।